हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री या बोले तो साइंस का बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था। आज जहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि हमने बात किया था साइंस में हम लोग अभी ये स्टार्टिंग फेज में केमिस्ट्री पोर्शन को ए टू जेड कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी। तो सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, तो जो भी बेसिक पढ़े थे उसमें से मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि कहने को तो बेसिक है, लेकिन वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार कल के वीडियो से जो निचोड़ है उसका, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम लोग कल पढ़े थे उसमें क्या क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है तो उसका हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जैसे हम लोग पहले देखते हैं फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स में हम पढ़े थे, अगर सिंपल फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या लगाना है, सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहते हैं, न्यूटन को। रीजन क्या दिए थे, क्योंकि इन्होंने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्व, ये दोनों नियम देने वाले कौन थे, न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस कारण से इन्हें हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दिया जाए मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के पिता, आधुनिक भौतिकी के पिता, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन यानी आधुनिक भौतिकी के पिता हम लोग किनको कहते हैं, आइंस्टीन को कहते हैं। इनको आधुनिक भौतिकी का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दो नियम दिया था। एक तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नियम किसने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। तो याद रखेंगे इन्होंने आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस नियम को दिया था, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने में काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा इन्होंने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारी चीजें इन्होंने खोजा था जिससे दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार, यानी ये भी पूछ सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इनके किस खोज के लिए मिला था, तो आपको क्या टिक करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। और ये कब मिला था, तो ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे ये नोबेल पुरस्कार इनको 1921 में मिला था। ये हो गया फिजिक्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर पूछ दिया जाए आपसे ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स, हम लोग ये भी देखे थे कल, ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स, ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स, इनके पिता के रूप में हम लोग गैलीलियो को मान जानते हैं, गैलीलियो गैलीली। इनको क्यों जानते हैं ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स, क्योंकि इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था, टेलीस्कोप का निर्माण किया था, बनाया था सबसे पहले टेलीस्कोप, जिसकी मदद से हम लोग ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजों को, ग्रह वगैरह को देखने में सक्षम हुए। इस कारण से ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स के फादर के रूप में, जनक के रूप में हम लोग गैलीलियो को मानते हैं। वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री के रूप में, हम लोग देखे थे जनक के रूप में लेबोवाइजर, लेबोवाइजर। केमिस्ट्री के पिता के रूप में हम लोग क्या मानते हैं, लेबोवाइजर को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। इस कारण से इन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ये द्रव्यमान का सिद्धांत क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, गति के, इन सब चीजों को आगे जैसे जैसे आएगा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सभी क्वेश्चन जो भी कल के वीडियो में पढ़ाया गया था, कहने को बेसिक है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी और इसी को अगर पूछ दिया जाए जूलॉजी, तो दोनों के ही पिता के रूप में हम लोग किसको मानते हैं, जनक के रूप में, अरस्तु को, अरस्तु।
क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी के एक सेपरेट वीडियो के सेपरेट बुक के रूप में, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसको कि आपको याद रखना है, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमैलियम एनिमैलियम। यानी ये भी आपसे पूछ सकता है हिस्टोरिया एनिमैलियम जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु के द्वारा लिखा गया बुक है हिस्टोरिया एनिमैलियम। वही अगर हम बात करें फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के फादर के रूप में हम लोग जानते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस यानी फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी दो बुक लिखा था जो कि आपके एग्जाम के अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक जो है ये है हिस्टोरिया प्लेंटिनम प्लेंटिनम प्लेंटिनम। और दूसरा जो बुक था इन्होंने लिखा था डी कॉर्सियस प्लेंटिनम। ये कल के वीडियो से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट निकला जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो हमारा है पदार्थ। सिंपल वर्ड में या सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म यही है पदार्थ, और इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। हालांकि पदार्थ बोले या जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैटर बोले, द्रव्य बोले, वस्तु बोले, सामग्री बोले, सब्सटेंस बोले, मटेरियल बोले, सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं सेम होता है। माइनर से डिफरेंस आता है लेकिन वो बहुत डीप में पढ़ने आगे आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल आप ये समझेंगे पदार्थ अगर बोला जाता है, मैटर बोला जाता है, द्रव्य बोले, द्रव नहीं, द्रव अलग चीज होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। द्रव्य बोला बोले या वस्तु बोले, सामग्री बोले, सब्सटेंस बोले, मटेरियल बोले, इन तमाम चीजों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है। यानी कह सकते हैं ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, तो इसका बहुत ही आसान डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या लिखा हो तो हम समझ लेंगे, पहले उसको समझते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हमको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, अगर उसमें कुछ वजन है, वजन जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, और अगर उसको कहीं रखते हैं तो कुछ जगह घेरता है, स्थान घेरता है, उस वस्तु को हम लोग पदार्थ कहेंगे। यानी क्या है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब उसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, और दूसरा बात जिसको कहीं रखे तो कुछ ना कुछ जगह घेरे, और जो जगह घेरा जाता है उसी जगह को हम लोग आयतन बोलते हैं, और जो वजन होता है उस वजन को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो दुनिया में कोई भी वस्तु जिसके पास आयतन और द्रव्यमान ये दोनों चीजें हैं तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ जैसे कि हम लोग पदार्थ का एग्जाम्पल है, हमारे हाथों में जो कलम है इसमें कुछ ना कुछ वजन है, ये कुछ ना कुछ जगह भी छेक रहा है। ये जो हम जिससे आपको पढ़ा पा रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, टेलीफोन, छत, पंखा, चीनी, दूध, और क्या बोले, लोहा, चांदी, सोना, जो भी दुनिया में जो भी वस्तु है जिसमें वजन है और जगह घेर रही है, मतलब वो पदार्थ है। हालांकि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे पानी हो गया, हवा हो गया, पत्थर, लकड़ी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोना, चांदी इत्यादि। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हवा लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हवा भी है, वो भी स्थान घेरता है, तभी तो हम लोग बैलून को फुला पाते हैं। यानी वो भी पदार्थ, एक प्रकार का पदार्थ है। अब जैसा कि हम लोग कल पढ़ा था, साइंस जो है मोटा बुक बन गया तो उसको हम डाइवर्सिफाई कर दी, वर्गीकरण कर दी ताकि पढ़ने में आसान हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक इसी तरीके से पदार्थ तो हम समझ लें कि दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सभी को हम पदार्थ बोल सकते हैं। इसे पढ़ने के आसानी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्या कहते हैं, पदार्थ को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, उसका वर्गीकरण कर लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, और अलग अलग आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट है या कुछ बेसिक है उसको यहाँ पढ़ेंगे, बाकी जैसे जैसे जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग पदार्थ कितने प्रकार के, तो वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होता है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो ठोस, द्रव और गैस। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं। जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ, इसको भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं। एक में ठोस, दो में द्रव, अभी जैसे मैंने बताया द्रव्य अलग चीज है, यहाँ पे द्रव ये अलग चीज है, और ये द्रव्य, ये जो द्रव्य है ये पदार्थ है, ये द्रव जो है द्रव। यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ का प्रकार। तीसरा में बात करते हैं गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। हालांकि ये अभी वर्तमान समय में पांच भाग में बांटा गया, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर पे इसको देखने लीजिए,
चौथे नंबर पे है प्लाज्मा, पांचवें नंबर पे है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। मुख्य रूप से पदार्थ तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में, ठोस, द्रव, गैस में। और बाद में दो अलग से खोज किया गया, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों क्या होते हैं उसको हम लोग अलग से समझेंगे, पहले इस तीनों को एक बार समझ लेते हैं। तीनों के डेफिनेशन में दो बात को ध्यान रखना, एक तो उसका आकार और दूसरा जो ध्यान रखना है आयतन। ये दो चीज अगर आप समझ गए तो इस तीनों को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आकार और आयतन क्या हो गया, ठोस क्या है? ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसको कहीं भी रखे, ब्रह्मांड में, दुनिया में कहीं भी ले जाए तो उसका आयतन यानी जो जगह घेर रहा है उतना ही जगह चाहिए, ऐसा ना हो कि फैल जाए या सिकुड़ जाए, वैसा ना हो। जितना जगह घेर रहा है उतना ही जगह घेरे, इसके साथ साथ जिस शेप में दिख रहा है वैसा ही शेप में दिखे। जैसे एक कलम यहाँ पे है, इसको अगर हम फ्लाइट में ले जाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि गोला हो जाएगा या फिर और ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम साइज का रहेगा। और ऐसा ना ही है इसका कि जगह जितना छेक रहा है और ज्यादा जगह छेक लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। यानी जगह भी जितना अभी छेक रहा है उतना ही जगह छेकेगा। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहेंगे। जैसे ईंट का बात करें, घर बनाने में जो ईंट यूज करते हैं, वो चाहे यहाँ पे छत पे रखें, जमीन पे रखे, हवाई जहाज में ले जाके रखे या ट्रेन में रखें, कहीं भी रखेंगे तो उसका आकार जो है, जो हम लोग आयताकार देखते हैं, उसको एक्चुअल में बोलते तो घनाभाकार देखते हैं, वो आकार से ही रहेगा और जो जगह जितना छेक रहा है उतना ही जगह छेकेगा। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम कुछ देख रहे हैं, ये लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, किताब हो गया। इसके अलावा बाकी आप लोग समझिए जो भी दुनिया में वस्तु है जिसका आकार और आयतन फिक्स है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठोस आकार और आयतन जो फिक्स है मतलब एक दूसरे के कण जो इसके बीच पदार्थ आगे में पढ़ेंगे, परमाणु अणु से मिलकर बनाता है। ठोस में क्या होता है, उसका जो भी जिस कण से मिलकर ठोस बना हुआ उसका कण जो एक दूसरे काफी पास पास में होता है, जिसके कारण से उनको फैलने का स्कोप नहीं मिलता है। अब दूसरा हम द्रव देखते हैं। द्रव में क्या है, इसमें देखिए आयतन तो आपका फिक्स रहेगा लेकिन आकार फिक्स नहीं होगा, आकार चेंज हो सकता है। अगर दोनों फिक्स है, आकार और आयतन, तो ठोस होगा। आयतन तो फिक्स है लेकिन यानी ये अगर बात करें, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अगर हम बात करें ठोस, ठोस में क्या होता है, आकार भी फिक्स होगा, आयतन भी फिक्स होगा। अब हम लोग देखते हैं द्रव। द्रव क्या है, तो जिसमें आयतन तो फिक्स हो लेकिन आकार फिक्स नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1 लीटर पानी की बात करते हैं, एक डिब्बा में रखेंगे हम, तो डिब्बे के आकार में वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उसी डिब्बे के पानी को अगर हम निकाल के किसी बर्तन में, दूसरे बर्तन में रख दें, गिलास में रख देंगे, तो पानी तो हमारा उतना ही रहेगा, यानी जगह जितना जो छेक रहा है उससे नहीं रहेगा। लेकिन अब गिलास जिस आकार का है उस आकार में हो जाएगा। उसी पानी को निकाल के अगर हम कटोरा में रख दें या बाल्टी में रख दें तो वो जगह तब भी उतना ही छेकेगा, लेकिन अगर बाल्टी का जो पेंदी है वो चौड़ा है तो वो जगह चूंकि ज्यादा छेक रहा है लेकिन उसका हाइट घट जाएगा, यानी आकार कुल मिला के बात करें तो चेंज हो गया, लेकिन जगह चूंकि जितना छेक रहा है उतना ही छेक रहा है। ऐसे किसी भी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। और चूंकि ठोस में कण जो होते हैं पदार्थ के, वो एक दूसरे काफी टाइटली बॉन्ड होते हैं, काफी मतलब मजबूती के साथ बंधे होते हैं। लेकिन द्रव में क्या होगा, ठोस के तुलना में थोड़ा सा इसका जो कण होगा अलग अलग रहेगा। तभी तो गिलास से निकाल के जैसे हम लोग बाल्टी में पानी रखते हैं, बाल्टी के शेप में फैल जाता है। डिब्बा से जैसे गिलास में रखेंगे, गिलास के शेप में एडजस्ट हो जाता है। ये कारण क्यों है कि उसके बीच के कण में इतना गुंजाइश होता है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होकर एडजस्ट अपने आप को कर पाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, बाकी डेफिनेशन समझ के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, जो भी चीजें जो अपना आकार चेंज कर सकती है उसको हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। तीसरा बात करें गैस। गैस में क्या होता है, इसमें ना ही तो आपका, पहले यहाँ लिख देते हैं गैस। गैस में क्या होता है, जिसका ना ही आकार फिक्स होता है ना ही आयतन फिक्स होता है, यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स नहीं होता है, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब एग्जाम्पल ऐसा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, हवा का बात करते हैं। हवा का बात करते हैं, अगर 1 kg हवा को एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं, इस घर में लाकर छोड़ दे तो क्या लग रहा है, 1 kg, एक बैलून में मानते 1 kg हवा भर के ला इस रूम में छोटी उसमें, तो क्या लग रहा है जितना बैलून में जगह छेक रहा था उतना ही जगह छेकेगा या पूरे रूम में फैल जाएगा। आप खुद इसका आंसर बताएंगे तो आपको क्या कहेंगे आप इसका आंसर, ये पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी जगह जो पहले छेक रहा था एक बैलून इतना जगह, अब क्या होगा पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी जगह ज्यादा छेकेगा। इसके अलावा बैलून मान लेते हैं गोलाकार का था, तो उतना ही उसका आकार भी क्या था, हवा का भी आकार गोलाकार था। लेकिन जैसे ही इसको रूम में छोड़े पूरे रूम के शेप में आ गया, यानी आकार भी चेंज कर लिया और इसका आयतन भी चेंज हो गया। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। एग्जाम्पल इसका आप प्रैक्टिकल देखना है, तो हम लोग अगरबत्ती हो गया या मच्छरबत्ती की बात करें,
या सेंट वगैरह जो भी हम लोग लगाते हैं, परफ्यूम वगैरह, किसी एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या देखते हैं, पूरे रूम में उसका गंध आने लगा। यानी क्या है, एक कॉर्नर से वो हवा जितना स्पेस में फैल रहा है, उसको जितना जगह मिल रहा है उतनी जगह पे फैल जा रहा है। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आकार और आयतन को ध्यान में रख के तीनों का डेफिनेशन देना है। जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो उसको हम लोग ठोस बोलेंगे। आकार तो आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं है, उसको हम लोग द्रव बोलेंगे। और जिसका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स नहीं है उसको हम लोग गैस बोलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं जो बाकी दो पढ़े थे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। अच्छा, उसको देखने से पहले यहाँ तीनों में हम लोग एक बार बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। गुण, सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, किसका किसका प्रॉपर्टी देखना है, तो एक हमको ठोस का देखना है, द्रव का देखना है, गैस का देखना है। सबसे पहले हम लोग देखिए आकार, अभी हम लोग डिफिनेशन में देखें, आकार ठोस का निश्चित होगा, द्रव का निश्चित नहीं होगा। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, और गैस का तो आकार निश्चित होता ही नहीं। यानी घर में रखेंगे, घर बहुत मतलब फैलते जाएगा, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम और आयतन नहीं होता। आयतन की बात करें तो ठोस में हम लोग क्या बोले, आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। द्रव में भी आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। और गैस में आयतन भी फिक्स नहीं होता है। दोनों पार्टिकल के कणों के बीच की दूरी हम लोग देखें, क्योंकि इसमें दोनों फिक्स होता है, यानी इसमें एक दूसरे से अलग होने का गुंजाइश ही नहीं है, एक दूसरे से काफी सघन रूप से मजबूती रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है, यानी थोड़ा सा इस एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं। इसमें कण एक दूसरे इतना दूर रहते हैं कि जितना मन करे उतना फैल सकते हैं। गति की बात करें तो ठोस में कण जो होते हैं एक दूसरे के साथ सिर्फ कंपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के साथ फिसल जाते हैं, तभी तो जगह ज्यादा छेक लेते हैं, जगह ज्यादा छेक लेते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है, कण एक दूसरे से मतलब बहुत एक दूसरे में काफी गति कर सकते हैं। जैसे कि हवा का बात करें, गैस का बात करें। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, यानी किसी वस्तु को हम लोग कितना दबा सकते हैं। तो ठोस को हम लोग जैसे ईंट का बात करें, पत्थर की बात करें, लकड़ी की बात करें, लगभग नाक के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। गैस द्रव में हम क्या कर सकते, थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, और गैस में क्या करते हैं, जितना चाहे उतना दबा सकते हैं। वहीं घनत्व का बात करें, अब घनत्व क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ समझते हैं। कितना सघन कोई वस्तु है उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। यानी एक फिक्स वजन, जैसे 5 kg का मान लेते हैं एक लोहा है, 5 kg का एक कपड़ा है, और 5 kg का ही एक हम लोग बात करते हैं 5 kg हवा है। तो तीनों में जगह, तीनों का वजन चूंकि सेम है, वजन को द्रव्यमान बोलते हैं, लेकिन जगह तीनों अलग अलग रहा है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन को कवर करता है। अगर ऐसा कोई पदार्थ है तो उसका हम लोग घनत्व ज्यादा बोलते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जिसका कम द्रव्यमान है, वजन कम, लेकिन जगह ज्यादा छेकता है, तो ऐसे पदार्थ का हम लोग कहते हैं कि घनत्व कम है। इसका डेफिनेशन हम लोग आगे देखें, फिलहाल समझेंगे। तो चूंकि इसमें कण एक दूसरे से काफी क्लोज बॉन्डेड होता है, तो इसका घनत्व यानी ठोस का सबसे ज्यादा होता है। द्रव का थोड़ा सा कम होता है, यानी ऐसे द्रव में क्या होगा, कुछ फिक्स जगह पे कम आयतन आएगा, यहाँ पे फिक्स जगह पे ज्यादा आयतन आएगा, और गैस में तो फिक्स जगह पे बहुत ही कम आयतन आएगा। आकर्षण बल, चूंकि एक दूसरे से काफी मजबूत के साथ बंधे होते हैं, इसमें थोड़ा सा उससे ढीला होता है, उतना मजबूती के साथ नहीं बंधा होता है जितना ठोस होता है, इसमें काफी कमजोर होता है। इसी कारण ये अपने आकार को और आयतन दोनों को चेंज कर लेते हैं। ठोस जैसे ईंट पत्थर कहीं इसको प्रवाहित होते बहते हुए कहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, यानी ये प्रवाहित नहीं हो सकते। पानी, दूध, तेल से प्रवाहित हो सकते हैं, और हवा भी प्रवाहित हो सकता है, यानी गैस में जो भी होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी प्रवाहित हो सकते हैं। उदाहरण जैसे कि हम ऊपर देख लिए थे, लकड़ी, लोहा, बर्फ हो गया, पानी, तेल, दूध हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इसके अलावा और बहुत सारे गैसेज होता है, हवा, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं घनत्व, क्योंकि अभी हम लोग घनत्व पढ़े तो पहले इसको हम इसी को हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे क्या, कि एक होता है द्रव्यमान और दूसरा क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान का कोई वस्तु का कितना वजन है उसको हम द्रव्यमान बोलेंगे, कितना जगह छेक रहा है उसको क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। आयतन यानी जैसे अगर द्रव्यमान को हम लोग फिक्स कर दें, द्रव्यमान मतलब एक जगह फिक्स कर दे कि कितना जगह, अब उस जगह में हम दो तीन पदार्थ को ला के रखें, जैसे लोहा को ला के रखें, लकड़ी को ला के रखें, कपड़े को ला के रखें। अब हम लोग देखते हैं इतना ही जगह में जो लोहा रखे, लकड़ी रखे, कपड़ा रखे, उस सभी का वजन करते हैं। जिसका वजन ज्यादा होगा इसका मतलब चूंकि जगह फिक्स है, इसका मतलब उसका घनत्व ज्यादा होगा। जिसका वजन कम होगा इसका मतलब उसका घनत्व कम होगा। यानी अगर आयतन को हम फिक्स कर देते हैं तो द्रव्यमान जिसका इसी फिक्स आयतन में जिसका द्रव्यमान ज्यादा मात्रा में रखा पाएगा, ज्यादा वजन में रखा पाएगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। कम वजन वाला सामान रखा पाएगा इतना ही फिक्स द्रव्यमान, तो उसका घनत्व कम होगा। लेकिन वही दूसरा हम बात करें 5 kg, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, 5 kg ले लिए कपड़ा,
और हम लोग ले लिए 5 kg लोहा, और हम लोग ले लिए 5 kg लकड़ी। यानी यहाँ क्या किया, वजन को फिक्स कर दिए, सभी 5 kg। अब देखेंगे जगह, क्या कपड़ा, लोहा और लकड़ी सबसे ज्यादा जगह कौन छकेगा, तो आप भी कहेंगे सबसे ज्यादा जो जगह छकेगा वो आपका कपड़ा छकेगा। यानी वजन तो ऊपर का क्वांटिटी तो फिक्स है वजन सब में, लेकिन जगह सबसे ज्यादा ये छेक रहा है कपड़ा, उससे कम लकड़ी, सबसे कम जो जगह छेकेगा लोहा। हम लोग पढ़े यहाँ पे भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बाई हर, अंश बाई हर। यहाँ अंश क्या है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान फिक्स, हर का वैल्यू चेंज है, आयतन, यानी हर जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब भिन्न का वैल्यू क्या है, कम आएगा। हर मतलब आयतन, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम आएगा, और जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व ज्यादा आएगा। इन तमाम चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अब एक जगह इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूला की बात करेगा, घनत्व बराबर, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। घनत्व में यहाँ जो सिंबल दिख रहा होगा ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, हालांकि लिखते हैं रहो आर एच ओ, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, रो, जो कि घनत्व को डिनोट करता है। द्रव्यमान को मास लिखते हैं इंग्लिश में, और एम से ही डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे कि बात की अंश बराबर क्या होता है, सॉरी, अंश बाई हर बराबर क्या होता है, अंश, अगर अंश हर जिसका ज्यादा होगा उसका कम आएगा, और जिसका हर कम होगा उसका भिन्न का वैल्यू ज्यादा आएगा। सेम यहाँ पे हम डेफिनेशन अपनाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किस फर्स्ट में हम क्या मानते हैं, द्रव्यमान को फिक्स मान लेते हैं, द्रव्यमान जो है फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है, तब क्या होगा, आयतन अगर हम बढ़ाते हैं, आयतन के साथ इसका जो रिलेशन है, या ऐसे हम लिखते हैं, अगर हम लोग द्रव्यमान को फिक्स कर दिए तब क्या होगा, घनत्व का जो रिलेशन है आयतन के साथ वो उल्टा हो जाएगा, आयतन, इसका मतलब घनत्व को, तो आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा। अगर हम घनत्व को घटाते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। यानी आयतन कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, लेकिन तब होगा जब उसका द्रव्यमान जो है फिक्स हो। दूसरा केस हम लोग क्या करते लेते हैं, उसके लिए एक नया स्लाइड हम लोग ले लें। दूसरा हम लोग बात करते हैं केस टू, केस टू, अगर हम बात करते हैं आयतन को फिक्स कर लें, आयतन को हम लोग क्या कर लें फिक्स, तब क्या होगा, जो घनत्व हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम द्रव्यमान के वैल्यू को बढ़ाएंगे तब घनत्व भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। अगर हम द्रव्यमान के वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। ये होता है समानुपाती का मतलब। और जो अभी हम पीछे देखे थे ये सिंबल, ये सिंबल दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या वन डिवाइडेड बाई आयतन है, तो यहाँ पे सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कुछ नहीं, सिंपल समझ, उल्टा, उल्टा मतलब आयतन को बढ़ा रहे हैं तो घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, आयतन को घटा रहे हैं तो घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरे यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई कि घनत्व क्या होता है। बाकी फिजिक्स में हम लोग घनत्व के बारे में और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी आपके फिजिक्स में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को भी ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए कुछ मात्रक यूज करते हैं, और मात्रक क्या है इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम लोग बिल्कुल केमिस्ट्री में डिफिनेशन से स्टार्ट किए विज्ञान की,
उसी तरह का वहाँ हम लोग मात्रक को भी बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, मात्रक होता क्या है उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि हम लोग किसी चीज के वजन को किसी में तोलते हैं तो किलोग्राम में तोलते हैं, आयतन को हम लोग क्या तोलते हैं तो लीटर में या मीटर के में तोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात है तो ये ध्यान रखेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज, उसमें उससे बेस्ट कितना क्वेश्चन एग्जाम में आया, इस चीज को भी हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके रेलवे में या फिर एसएससी में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हम लोग आज और कल के वीडियो में पढ़े हैं, उन तमाम चीजों को उससे रिलेटेड हम लोग 20-25 क्वेश्चन में लाया हूँ यूथ पब्लिकेशन का, तो उसको भी हम लोग आज इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर करें। दूसरा हम जैसे अभी बात करते हैं ठोस द्रव गैस पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था, इसके अलावा 2 अन्य अवस्था है, जिसमें से एक हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, एक जो है आपका प्लाज्मा, और दूसरा जो बोस आइंस्टीन कंडेंसर संघनन, जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसर इंग्लिश में बोलते हैं, बीईसी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा एक ऐसा अवस्था है जिसमें जब किसी ठोस वस्तु को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, लिक्विड नहीं बने, लिक्विड बनने से पहले एक ऐसा अवस्था आता है जिसमें जो भी पदार्थ वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज क्या होता है आगे हम उसमें फिलहाल समझिए, उसमें इलेक्ट्रॉन से बनी एक ऐसा अवस्था आ जाता है, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और जो भी हमको जैसे सूर्य तारे जो भी दिखते हैं चमकते, वहां पे जो एक्चुअल में आग का लपट जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में ही होता है, ना ही ठोस ना ही द्रव ना ही गैस में होता है, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो फिलहाल याद रखेंगे पदार्थ के अभी तक जो खोज हुआ है उसमें पदार्थ के 5 भाग मुख्य रूप से खोजे गए हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। जैसे क्या बोले बहुत ज्यादा गर्म करने पे बनी अवस्था प्लाज्मा है, उसी तरह का बहुत ज्यादा ठंडा करने पे बनी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसर संघनन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसको हम बीसी के नाम से जानते हैं। यहाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसर संघनन का मतलब यहाँ पे होगा कि ये जो खोज की है इस पदार्थ का, ये अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों ने मिलकर किया है, इस कारण से इन दोनों के नाम पे ही इस पदार्थ का इस अवस्था का नाम रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर खोज किया। और जैसा कि बोले अधिक गर्म अवस्था में, ये क्या है गर्म अवस्था है, और जबकि ये क्या है शून्य के आसपास ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जैसे हम लोग पढ़े अवस्था के आधार पे, आगे हम लोग देखते हैं संरचना के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे पदार्थ जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है मिश्रण। मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो है अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम इम्प्योर, इसको प्योर और इसको इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ क्या है? तो जिसका कुछ एक फिक्स संरचना हो, फिक्स बनावट हो, फिक्स गुण हो, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित गुण हो, हम लोग उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और जिसका कोई निश्चित बनावट नहीं, निश्चित संरचना नहीं, उसमें परिवर्तन आ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या बोले तो निश्चित। अब शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ मिश्रण को भी अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं शुद्ध पदार्थ को स्टार्टिंग फेज में फिर से 2 भाग में यहाँ पे हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। उसी तरह मिश्रण को 2 भाग में, एक सजातीय मिश्रण, दूसरा विजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण, और विजातीय को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। परमाणु क्या होता है आगे समझेंगे, फिलहाल समझिए एक ही प्रकार, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एक ही प्रकार के पदार्थ हैं, इसको हम लोग तत्व कहते हैं। लेकिन एक क्या सॉरी एक तो सिंगल लेवल तत्व बोले, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलकर एक निश्चित अनुपात में और रासायनिक बंधन के द्वारा जब पदार्थ का निर्माण करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक बंध से जुड़े रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल बात करें, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। उसी तरीके से नमक हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक उसी तरीके से मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या है? तो जब 2 पदार्थ को इस प्रकार से एक दूसरे में मिलाएं कि दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाए, तो वैसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या सजातीय मिश्रण कहते हैं। जैसे
नमक को पानी में घोलते हैं, चीनी पानी को घोल लें, नींबू पानी को घोल लें, ये सब क्या है समांगी मिश्रण। लेकिन जब दो पदार्थ को एक दूसरे में मिक्स करें, लेकिन वो दोनों पदार्थ हमको क्लियरली दिखाई देते रहे, पूरी तरीके से एक दूसरे में मिश्रण नहीं हुआ हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस, या बोले तो विजातीय और विषमांगी मिश्रण। जैसे बालू को हम लोग मिला देते हैं, बात करें मिट्टी में मिला दें, या बालू को पानी में मिला दें, इन सब प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय मिश्रण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी जैसे हम लोग पूरे तत्व तत्व को फिर से हम डिवाइड करने की कोशिश करें, वर्गीकरण की कोशिश करें, तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। बांट सकते हैं हम लोग ठोस, सॉरी धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु जिसको नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु मेटलॉइड बोलते हैं। धातु क्या है, ये सभी आसान अलग अलग सब्जेक्ट में धातु और धातु मिश्र धातु या उपधातु का हम अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व चमकीले होते हैं, जिनको खींचने पे वो खिंचा सके, चपटा बनाए तो चपटा बन सके, इन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु मतलब क्या होगा, ठोस होता है सबसे पहले। तन मतलब इसको हम लोग खींचे तो क्या हो जाए, एक खींच के हम लोग तार जैसा बना सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। विद्युत का चालक हो, यानी जिससे अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट को टच करे तो करंट हमको लग जाए। इसी तरीके से उसको गर्म करने से हमको गर्म भी लग जाए, हमें राहत भी मिल जाए, तो सभी हम वस्तुओं को हम लोग, उस सभी तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। उस धातु के बाद आमतौर पर भंगुर होता है, यानी चूर होने वाला, टूटने वाला वस्तु होता है या तत्व होता है। इसमें चमक नहीं होता है, ना ही इससे विद्युत का चालक होता है, और उष्मा का भी एक खराब चालक होता है। ऐसे तत्व को हम लोग अधातु कहेंगे। धातु का एग्जाम्पल है जैसे कि तांबा, लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, ये सभी चीजें जो है ये आपका धातु का एग्जाम्पल है। वही बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अधातु का एग्जाम्पल है। और ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी उपधातु है। आगे हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या के आधार पे, आगे हम पढ़ेंगे तो परमाणु संख्या क्या होता है समझेंगे। फिलहाल समझिए, जितने भी पदार्थ खोजे गए उसमें वर्गीकरण के तत्व मिला, जो भी तत्व अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक खोज में, उसको एक नाम दिया गया, क्रम दिया गया कि तुम एक नंबर पे हो, तुम दो नंबर पे हो, तुम तीन नंबर पे हो। इसी परमाणु, जो भी तत्व खोजेगा उस परमाणु से मिलकर बना होता है, तो जो स्थान जिसको दिया गया उसी संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। स्वाभाविक बात है, जो स्टार्टिंग में होगा उसका परमाणु संख्या कम होगा, जो बाद में होगा उसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा। उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे दो भाग में इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हल्के तत्व और भारी तत्व। यानी वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या कम हो उसको हम हल्का तत्व कहेंगे, जिसका ज्यादा हो उसको भारी तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ये सब हल्का तत्व में आ जाएगा। यूरेनियम का 92 होता है, थोरियम का 90 होता है, ये सब क्या हो जाएगा, यूरेनियम का ध्यान रखें परमाणु संख्या 92, थोरियम का हो जाता है 90, ये सब क्या हो जाएगा, आपका भारी तत्व हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं धात्विक क्रियाशीलता के आधार पर, कुछ ऐसा तत्व होगा जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, कुछ ऐसा होगा जिसको बार बार मतलब उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, जलाने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा है जो बेवजह अपने आप अभिक्रिया कर लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील। जैसे बच्चा को देखिए, कोई बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई बच्चा को बार बार उसको मोटिवेट करना पड़ता है, तो यही यहाँ पे समझ सकते हैं। वो ऐसे तत्व को क्रियाशील हम तत्व बोलते हैं जो कि आसानी से इजिली किसी के साथ अभिक्रिया कर ले, और वैसे तो जो इजिली अभिक्रिया नहीं करता, आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे, कम क्रियाशील कहेंगे। क्रियाशील में हम लोग एग्जाम्पल करें तो सोडियम, सबसे सोडियम पोटेशियम मुख्य रूप से है, जिसको आप समझ सकते हैं। सोडियम तो इतना क्रियाशील है कि इसको आप लोग खुले में नहीं रख सकते, इसको किरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। किरोसिन मतलब मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं, बाहर जैसे ही आएगा एयर के संपर्क में, हवा के संपर्क में, इसमें आग पकड़ लेगा। पोटेशियम आप लोग जानते हैं, माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें पोटेशियम ही लगाया जाता है, जिसको इजिली हम लोग एक बार रगड़ते हैं, या बोले तो फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, और उसमें आग पकड़ लेता है। ये सभी जो भी तत्व हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। वहीं हम बात करें कम क्रियाशील, तो तांबा हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी कम क्रियाशील है। वहीं लोहा की बात करें तो कुछ कुछ क्रियाशील है, तभी तो उसमें जंग पकड़ लेता है, लेकिन वहीं कॉपर, तांबा हो गया और सोना हो गया, इसमें आसानी से जंग वगैरह नहीं पकड़ते, यानी बहुत कम क्रियाशील है। इसको क्रिया कराने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ से उसमें हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रकृति में उपस्थिति के आधार पर। अब कुछ ऐसे तत्व हैं, आमतौर पर अधिकांश तत्व हैं जो प्रकृति में क्या है, नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं, उसमें हमको नहीं बनाना पड़ता है, तो वैसे तत्व को हम प्राकृतिक तत्व कहेंगे। यानी जो भी प्रकृति में मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक तत्व कहेंगे। और जिसको भी हम लोग बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कृत्रिम तत्व। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी प्रकृति में, नेचर में खुद मतलब पहले से था, हम लोग उसको ढूंढे हैं। इन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक तत्व कहेंगे। वही बात करते हैं कृत्रिम तत्व, जो प्रयोगशाला में बना है, जैसे कि यूरेनियम यहाँ पे देख रहे हैं, थेरियम, क्यूरियम। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यूरेनियम जो है इसका एक होता है 92 टू 38 आइसोटॉप, ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है 92 टू 35,
ये जो है एक प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, नेचर मिलता है, लेकिन ये जो यूरेनियम 235 ये क्या होता है, बनाना पड़ता है। तो अगर यूरेनियम 238 पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये प्राकृतिक तत्व में आएगा। लेकिन जैसे यूरेनियम 92 235 पूछा जाए, यानी 235 परमाणु द्रव्यमान वाला यूरेनियम, तो ये ध्यान रखेंगे प्राकृतिक तत्व में आपका आ जाएगा, और ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यौगिक, जैसे तत्व का प्रकार पढ़े, यौगिक का प्रकार पढ़ेंगे। यौगिक को भी दो प्रकार में मेनली हम लोग बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। जिस भी यौगिक में कार्बन रहेगा उसको लोग कार्बन कहेंगे, और जिसमें भी कार्बन की मात्रा नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, उसको अकार्बनिक कहेंगे। आगे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसके डिटेल्स में फिलहाल इतना समझेंगे। जिस भी यौगिक में कार्बन की कुछ भी मात्रा हो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, इसके अलावा अन्य यौगिक अन्य तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन अकार्बनिक में कार्बन नहीं होगा, इसके अलावा सभी तत्व हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कार्बनिक का फिलहाल याद रखेंगे, मीथेन, जो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखेंगे। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, एथेनॉल जिसको हम लोग शराब भी बोलते हैं C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6, इसका फॉर्मूला भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4, एथेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H5OH, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। उसी तरीका से जो कार्बन हाइड्रोजन पर आधारित नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे। जैसे पानी का फॉर्मूला H2O, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक बोलते हैं, अमोनिया गैस होता है, इसका फॉर्मूला NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या होता है, एक में नमक होता है, साल्ट, ये जो होता है सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो यौगिक का प्रकार हम समझ गए, एक कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, जिसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन रहे उसको हम कार्बनिक कहेंगे। जिसमें कार्बन नहीं हो और हाइड्रोजन हो सकता है, सॉरी, जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन के अलावा अन्य कोई भी तत्व हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे। इसमें से एग्जांपल यहाँ कुछ हम लोग देखें, मीथेन का CH4 होता है फॉर्मूला, एथेनॉल का C2H5OH होता है, इसी तरह ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। वही बात करते हैं अकार्बनिक पे था, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में जल है जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, H2O होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, अमोनिया का NH3 होता है। अब होते हैं अम्ल, क्षार और लवण के आधार पे, यानी हम लोग पदार्थ को तीन भाग में और बांट सकते हैं, एसिड, बेसिक और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। हालांकि इसका डेफिनेशन अभी आपको समझ में आ सकता है समझाने पे, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिलहाल इसका एक बार हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं, ध्यान में रखेंगे, आगे जब पढ़ाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या होगा इसलिए मैं बता रहा था, इसको अलग से हम पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसको अम्ल कहेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से जो एक आयन बनता है जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ये जो हमको प्रदान करता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो जो एक नया पदार्थ बनाता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, और डिटेल्स इसका विस्तृत हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और जटिलता के आधार पे, कोई सिंपल बनावट है किसी यौगिक का या बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत कठिन है, उसके आधार पे हम लोग दो भाग में, हम लोग दो इसका वर्गीकरण दो प्रकार में करते हैं। एक जो सिंपल यौगिक होगा, जो सरल होगा, आसानी से उसका फॉर्मूला आसान हो, उसको सिंपल कंपाउंड कहेंगे, जिसका फॉर्मूला मुश्किल है उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे H2O क्या हो गया, जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कितना इजी फॉर्मूला है। ऐसे यौगिक को हम सरल यौगिक कहते हैं। लेकिन वही अगर बात करें प्रोटीन, DNA, क्लोरोफिल, ये सब का फॉर्मूला आप लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे डिटेल्स में, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे वहां पे, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, आपको यहाँ पे लिखे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, क्लोरोफिल, जैसा कि यहाँ देख सकते C55H72 Mg N4O5। वही क्लोरोफिल बी का बात करें, क्लोरोफिल भी दो टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो C55H70O6, यानी कितना कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है। ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, जटिल यौगिक, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग मतलब थ्योरी पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, आज तक जो भी पढ़े इससे बेस्ट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को कल सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा प्लानिंग था कि आज की वीडियो में उसका सोल्यूशन करा दिया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो गया, तो आज इस वीडियो को यहीं हम लोग करते हैं समाप्त। और आगे हम लोग देखते हैं जितना दो वीडियो में पढ़े उससे बेस्ट क्या कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं सिंपल कंटेंट नहीं है, आपको एग्जाम बेस्ट ही क्वेश्चन कंटेंट बताया जा रहा है, जो कि आपको पढ़ने से इतने दो ही वीडियो देखने से आप कितना क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं इसका रियलाइजेशन आपको कर कराया जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त।
थैंक यू। और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी कोई सुझाव देना चाहे तो आप इसको कमेंट के द्वारा दे सकते हैं ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एनएचपीसी में। तो आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो तो काम का दिया ही जाएगा। आप मेरे से कुछ गाइड चाहें तो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। थैंक यू।